नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका विनर्स एजुकेशन पॉइंट चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के टेस्ट पेपर का रिव्यू करेंगे। इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं दोस्तों कि इकोनॉमिक्स में कौन कौन से प्रश्न आए थे और उन प्रश्नों का आपको कितने उत्तर देना है, कैसे उत्तर देना है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये दोस्तों इजीली जो है इकोनॉमिक्स का पेपर इजीली किया जा सकता है, क्योंकि पेपर भी ठीक ठाक था। और अगर इसको थोड़ा सा भी आपने पढ़ा है, अगर विनर्स एजुकेशन पॉइंट के नोट से ही आपने पढ़ लिया है, तब भी आपसे ये पूरा पेपर बन सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, जीडीआर से आप क्या अभिप्राय है? फिर है दोस्तों नेक्स्ट, न्यूनतम समर्थन मूल्य से आप क्या समझते हैं? ये दोस्तों सीधा ही नोट्स से उठा लिया गया है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का हिस्सा सबसे अधिक है? तो भारत की राष्ट्रीय आय में दोस्तों तृतीय क्षेत्र का हिस्सा सबसे अधिक है। तृतीय क्षेत्र में आप चाहें तो इस प्रकार से ऐसे डायग्राम बना सकते थे, पाई चार्ट बना सकते थे और इसमें से शो कर सकते थे कि तृतीय क्षेत्र का परसेंटेज कितना है। परसेंटेज भी आप इसमें बता सकते थे। नेक्स्ट दोस्तों, अवमूल्यन से आप क्या समझते हैं? अवमूल्यन से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट है दोस्तों, ये भी दोस्तों सीधा ही नोट से उठा लिया गया है, ये आपको किसी भी बुक्स से भी मिल जाएगा इजीली। फिर है दोस्तों, ट्रिप्स से आप क्या समझते हैं? ट्रिप्स से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आय को मापने की कितनी विधियां हैं? राष्ट्रीय आय को मापने की 3 विधियां हैं दोस्तों, आय विधि, व्यय विधि और उत्पादन विधि। आय विधि, व्यय विधि और उत्पादन विधि। सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? सीधा ही ये उठा लिया गया है प्रश्न नोट्स से। स्टार्टअप, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये सभी आपको हमारे विनर्स एजुकेशन पॉइंट के जितने भी टेस्ट पेपर हुए थे सभी में ये क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? सुरक्षित भंडार, पूंजी उत्पाद अनुपात, सापेक्ष गरीबी। दोस्तों ये समस्त क्वेश्चन अगर आप विनर्स एजुकेशन पॉइंट के 3 मार्कर्स पढ़ लेंगे तो आपसे पूरा इकोनॉमिक्स का पेपर आ जाएगा। इकोनॉमिक्स के दोस्तों 3 मार्कर्स में से अभी तक ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो कि बाहर गया हो, एक भी क्वेश्चन नहीं है। फिर है दोस्तों उदिता योजना। और नेक्स्ट है, भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया है, ये क्वेश्चन हो सकता है कई सारे स्टूडेंट्स पर ना बना हो, तो आपको ये जो है इसको करने में थोड़ी सी कठिनाइयाँ जरूर हो सकती है। फिर है दोस्तों एक उदिता योजना। तो उदिता योजना किससे संबंधित है दोस्तों? अनकही बीमारियों से जूझ रही गांव की किशोरी व महिलाओं को बचाव हेतु प्रदेश सरकार ने 3 साल पहले उदिता कॉर्नर योजना शुरुआत की थी, ताकि अनकही जो है बीमारियों से जूझ रही महिलाओं के लिए सहायता मिले। तो हो सकता है कई सारे स्टूडेंट्स पर ये उदिता योजना वाला प्रश्न भी ना बना हो। नेक्स्ट है, आत्मनिर्भर अभियान के प्रमुख स्तंभों के बारे में बताइए। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार हमने ऐसे में भी बताया है और जो है 6 मार्क्स के क्वेश्चन में भी टेस्ट पेपर में भी लिया गया है। तो जितना मैं कहूँगी साइंस का पेपर टफ था दोस्तों, उतना ही इकोनॉमिक्स का पेपर बैलेंस है, बहुत अच्छा पेपर आया है। जिन लोगों के साइंस में कम नंबर रह गए हैं उनको इकोनॉमिक्स में अपना अच्छा स्कोर कर लेना चाहिए था। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के विनिर्माण क्षेत्र के विकास में आधारभूत ढांचे की कमी के कारणों को उल्लेख कीजिए। देखिए, विनिर्माण क्षेत्र के विकास में आधारभूत ढांचे की कमी के कारणों का उल्लेख करना है। विनिर्माण क्षेत्र में सबसे पहले आपको इस प्रश्न में बताना था कि विनिर्माण क्षेत्र भारत का द्वितीय क्षेत्र है और इसमें कौन कौन से उद्योग जो है कार्यरत हैं, इनमें कौन कौन से सेक्टर आते हैं, वो आपको बता के और बताना था कि आधारभूत ढांचे की कमी से ही, और चूँकि इसमें रॉ मटेरियल का उत्पादन होता है, जैसे कृषि से जो जैसे इसमें रॉ चीज़ों का उत्पादन होता है और रॉ से फिर तृतीय क्षेत्र में ये चीज़ें आती हैं, मतलब प्रोसेसिंग होती है। अगर आधारभूत ढांचा सही नहीं होगा तो ट्रांसपोर्टेशन और ये सारी चीज़ें प्रभावित होंगी, जिसकी वजह से विनिर्माण ढांचा कमजोर रहेगा। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, वैश्वीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था में संपोषणीयता में वृद्धि हुई है। इस संबंध में आपके विचार लिखिए। वैश्वीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था में संपोषणीयता में वृद्धि हुई है। संपोषणीयता का मतलब है दोस्तों, मैंने आपसे कई बार कहा था कि जैसे आपको हिंदी में कोई शब्द समझ में नहीं आता है तो आप अंग्रेजी का शब्द जरूर देखें। इसमें कहा गया ग्लोबलाइजेशन लीड टू सस्टेनेबिलिटी इन द इंडियन इकोनॉमी।
स्टेट योर व्यू इन द रिगार्ड्स। तो ग्लोबलाइजेशन ने सस्टेनेबिलिटी को किस प्रकार से, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा है दोस्तों, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा नहीं भी बनेगा तो आप वैश्वीकरण और संपोषणीयता को अर्थात सस्टेनेबिलिटी को भी थोड़ा थोड़ा लिख देते तो भी आपको एक 1.5 नंबर मिल ही जाता। फिर है नेक्स्ट दोस्तों, राष्ट्रीय आय लेखांकन का महत्व लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सिलेबस से ही उठा लिया गया है, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, आप चाहें तो नोट्स में अभी भी देखकर रिव्यू कर सकते हैं। फिर है, भारत में गरीबी के मापन हेतु तेंदुलकर समिति की रंगराजन समिति किस प्रकार से भिन्न है। तो इसमें क्या करना था, ये क्वेश्चन भले ही घुमा के है लेकिन इसमें आपको तेंदुलकर समिति की सिफारिशें लिख देनी थी एक तरफ और एक तरफ रंगराजन समिति की, या फिर अलग अलग भी आप लिख सकते थे, तो ये वो ऑटोमेटिक ही आपका अंतर हो जाता। फिर है, सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण का मूल्यांकन करते हुए ग्रामीण ऋण पर इसके प्रभाव लिखिए। सर्विस एरिया अप्रोच इन टर्म्स ऑफ रूरल ऑडिट, ये क्वेश्चन तो थोड़ा घुमाकर पूछा गया है दोस्तों। जैसे सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण का मूल्यांकन करते हुए जो तृतीयक सेक्टर है, सर्विस एरिया अप्रोच है, उसका मूल्यांकन करते हुए ग्रामीण ऋण पर इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो ये आपको बताना था। हो सकता है ये कई सारे स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को स्किप किया हो। नेक्स्ट है, भारत में मौद्रिक प्रसारण प्रभावी क्यों नहीं है, अर्थात व्हाट इज मॉनेटरी ट्रांसमिशन नॉट इफेक्टिव इन इंडिया। ये क्वेश्चन भी दोस्तों नया है, चूँकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है सिलेबस होते तो सिलेबस के हैं लेकिन सीधे नहीं पूछे जाते, तो ये क्वेश्चंस भी कई सारे स्टूडेंट्स पर नहीं बना होगा, इसको स्किप किया, ये नोट्स में भी नहीं था दोस्तों। और ये सेवा क्षेत्र वाला क्वेश्चन भी अलग आया है, ये भी नोट्स में नहीं था। फिर है, विश्व आर्थिक क्षेत्र औद्योगिक विकास विनिर्माण एवं निर्यात हेतु एक इंजन होता है, विवेचना कीजिए। देखिए दोस्तों, तो इसमें आपको क्या बताना था, सबसे पहले स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में बताना था, फिर इसकी स्पेशलिटी बतानी थी, और स्पेशलिटी को बताते हुए आपको ये इसमें प्रूव करना था कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में चूंकि इतनी स्पेशलिटी रहती हैं इसीलिए यह औद्योगिक विकास, विनिर्माण तथा निर्यात हेतु एक इंजन का काम करता है। जहाँ जहाँ SEZ का निर्माण होता है वहाँ पर औद्योगिक गतिविधियाँ हमेशा तेज होती हैं। जैसे दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश के पीथमपुर को देखेंगे तो औद्योगिक विनिर्माण का हब है। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना था। फिर है दोस्तों, मध्य प्रदेश में कृषि विकास में उद्यानिकी की भूमिका। दोस्तों, ये उद्यानिकी वाला पोर्शन बहुत अच्छे से हमने अपने नोट्स में कवर किया है कि कितने प्रतिशत जो है कौन कौन सी फसलें, औषधीय फसलें कितने %, बागवानी फसलें कितने % उगाई जाती हैं। कृषि विकास में उद्यानिकी की भूमिका मध्य प्रदेश के संदर्भ में लिखना था, तो डाटा सहित आपको इस प्रश्न का उत्तर नोट्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2010-2021 के प्रथम 2 तिमाही में भारत के GDP की प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। वर्ष 2020 एवं 2021 की प्रथम 2 तिमाही में करना था दोस्तों। जैसे कि आपको सबसे पहले वर्ष 2020 की तिमाही में, प्रथम 2 तिमाही में 2021 से 2021 की, मतलब जो एक ईयर है अप्रैल से वित्तीय वर्ष है, उसमें आपको बताना था 2 तिमाही में भारत की GDP कितने % रही, लॉस में रही या फिर प्रॉफिट में रही, ऋणात्मक वृद्धि रही, तो वो आपको बताना था। तो ये थोड़ा सा टेक्निकली क्वेश्चन है, हो सकता है ये कई सारे स्टूडेंट्स ने ना अटेम्प्ट किया, और अगर अटेम्प्ट नहीं किया है तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें अगर आप डाटा नहीं लिखेंगे, अगर आप टू दी पॉइंट नहीं लिखेंगे, फैक्ट नहीं लिखेंगे, तो आपको इसमें वैसे भी नंबर नहीं मिलने वाले थे। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र में मुख्य कमजोरियों की विवेचना कीजिए। मतलब वीकनेसेस लिखना है एग्रीकल्चर सेक्टर में, कि कृषि क्षेत्र में प्रमुख जो हैं कमजोरियां क्या क्या हैं, क्यों कृषि क्षेत्र पिछड़ रहा है, और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो क्यों आगे ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, क्या क्या इश्यूज हैं, तो वो आपको इसमें फ्रेंड्स बताना है। नेक्स्ट है, मुफ्त बिजली के रूप में सब्सिडी से भूजल का क्षय हुआ है, समझाइए। मतलब मुफ्त बिजली के रूप में सब्सिडी से भूजल का क्षय हुआ है, सब्सिडी इन द फॉर्म ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी हैज़ लेड टू डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, एक्सप्लेन इट। तो दोस्तों, इसको आपको इस तरीके से टैकल करना था कि जैसे मुफ्त बिजली के रूप में सब्सिडी से, मतलब जो सब्सिडी मिल रही है मुफ्त बिजली के रूप में लोगों के लिए, उससे भूजल इफेक्ट हुआ है, क्योंकि दोस्तों कई सारे जो जगहें हैं उनमें भूजल जो है जल से ही बिजली उत्पन्न होती है, और जल से के अलावा दोस्तों जो कोयला है, कोयला से भी जो बिजली उत्पन्न होती है, कोयले का जो उत्खनन होता है, तो उसके चक्कर में
जो है भूजल का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, और इसके जो प्रॉपर जो टैक्सेशन है वो भी नहीं हो पा रहा है। तो इसके दुरुपयोग के बारे में कुल मिला के आपको लिखना था, और इसको आपको पर्यावरण से जोड़ देना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का ये सेक्टर है और एनर्जी से रिलेटेड, तो आपको इसको एनर्जी का क्षय बताना था। फिर है फ्रेंड्स 15 नंबर के प्रश्न हम देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की भूमिका एवं निष्पत्ति का मूल्यांकन बताइए। अर्थात दोस्तों पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां जो हैं दोस्तों, जैसे कि HPCL है और BEL है, ऐसी जो कंपनियां हैं जो लगातार घाटे में जा रही, PSUs इनको बोलते हैं दोस्तों। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में इनकी भूमिका एवं इनसे क्या हमें आउटपुट मिल रहा है, रोल एंड परफॉर्मेंस इनकी बतानी है कि ये लगातार घाटे में जा रही है, इनकी क्या भूमिका है, भारत सरकार ने इनको क्यों लॉन्च किया था, ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स आपके लिए बतानी है। फिर है खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की विवेचना करनी। एज इट इज़ दोस्तों नोट्स में से आपको उठा लिया गया है, हर किसी स्टूडेंट्स को ये वाला कर देना चाहिए था। इजी क्वेश्चन, इसमें सिंपल आपके लिए आराम से 10 से 11 नंबर मिल जाते। फिर है भारत में ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी की प्रकृति एवं कारणों का उल्लेख कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे बन ही गया होगा और नोट्स में एज इट इज़ है। नेक्स्ट है भारत में दूसरी पीढ़ी के सुधारों की उपलब्धि व विफलताओं। एज इट इज़ दोस्तों नोट्स में से आपको मिल जाएगा, आप चाहें तो एक बार नोट्स को टैली कर सकते हैं। फिर है भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत कौशल विकास के प्रावधानों की चर्चा कीजिए। तो आपको मेक इन इंडिया के तहत, मतलब मेक इन इंडिया के तहत कौशल विकास के प्रावधानों की विवेचना करनी है दोस्तों। विवेचना का मतलब होता है कि आपको टैली करना है, कितना सफल रहा, कितना असफल रहा, कितने हद तक प्रभावी रहा, मतलब मेक इन इंडिया कार्यक्रम से कौशल विकास को कुछ लाभ हुआ है या नहीं, है आपको ये बताना था। फिर और है दोस्तों गरीबी और आय की असमानता को कम करने में सार्वभौमिक बुनियादी आय कैसे एक उपकरण हो सकती है, अपना मत प्रकट कीजिए। गरीबी और आय की असमानता को कम करने में सार्वभौमिक बुनियादी आय, सार्वभौमिक बुनियादी आय दोस्तों मतलब सभी के पास जो है एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम हो, तो वो किस प्रकार से एक उपकरण हो सकती है। ये दोस्तों ये दोनों ही क्वेश्चन ऐसे एनालिटिक्स वाले हैं, लेकिन इसमें आप ये भारत सरकार द्वारा ये कर सकते थे मेक इन इंडिया, और इसमें अगर आप थोड़ा असफलता वाले पोर्शन पर जोर देते तो आपको अच्छे नंबर मिल जाते, क्योंकि जो है मेक इन इंडिया कार्यक्रम मतलब अगर आप चाहते तो आप बैलेंस उत्तर भी लिख सकते थे, और सार्वभौमिक बुनियादी आय के बारे में भी अगर आपने पढ़ रखा होता तो भी आपसे ये क्वेश्चन बन जाता। तो दोस्तों इकोनॉमिक्स का पेपर ऐसा है कि इकोनॉमिक्स के पेपर में ईजिली 120+ नंबर आ सकते हैं सभी के। इकोनॉमिक्स के पेपर की कट ऑफ हाई जाएगी, क्योंकि ये पेपर है इजी, वहीं साइंस का पेपर था टफ। तो इस पेपर में इजीली बच्चों के 100+ मार्क्स आ जाएंगे, 90 तो साधारण उत्तर भी जिसने लिख दिया होगा उसके आंसर्स भी आ जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा थर्ड पेपर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। इस वीडियो की फ्री PDF आपको निःशुल्क टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी गई है।